Hello dear student of class 12th, welcome back to your physics concept class. This is your fourth lecture of unit 3rd, name as the magnetism, and today we shall discuss about a law which is very useful to calculate the magnetic field due to a current carrying conductor. We already know that a current carrying conductor can produce the magnetic field around itself. But today we shall discuss how we can calculate the magnetic field developed by a current carrying conductor. And for this we have a law named as the Biot-Savart law. So today's topic is Biot-Savart law. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ. बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इस लॉ को हम कि ये क्या है. तो ये किस लिए अभी मैंने बताया, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए है. तो सपोज वी हैव अ कंडक्टर दिस टाइप विच कैरी अ करंट आई, एंड कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर. स्मॉल एलिमेंट को हमने इसलिए कंसीडर किया है कि स्मॉल एलिमेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा. वो कंडक्टर जिग-जैग हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है. हमने एक स्ट्रेट पोर्शन कंसीडर किया है जिसको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे, नेम्ड एज द एवी, और इसकी लेंथ को डीएल अज्यूम करेंगे. मीन्स इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, कंडक्टर का पार्ट है तो. और यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, जो इस लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. कैसे? नाउ मेकिंग द पॉइंट दीज पॉइंट्स, मतलब एलिमेंट को और पॉइंट को हमने मिक्स करके एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर दी. लेट दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस आर. और यहां पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूटिलाइज करें तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस कंडक्टर. पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ओके. तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? When we hold a conductor such as the thumb is along to the direction of electric current flowing through the conductor, then the magnetic field lines are represented by the concentric circles around the conductor. Okay? तो ये लॉ है. तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस कंडक्टर को इतना ही पार्ट सपोज करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इस तरीके से इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक होगी. और जब ये एलिमेंट क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड में है, और ये रेडियल लाइन आर है, और ये पॉइंट पी भी प्लेन ऑफ बोर्ड में है, तो हम देखें कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है. ये कंडक्टर हो गया जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रहा है. सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर है पी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दिस थंब को मैंने अपवर्ड है करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे शो कर रखा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द कर्ल ऑफ फिंगर. फिंगर हमारी किधर रोटेट कर रही है, ये. दिस इज ऑलमोस्ट एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो जब हम इस सर्किल को देखिए, अगर यहाँ पर पॉइंट पी है तो यहाँ पर क्या होगा, पी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल पे. हमें जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जैसे यहाँ, यहाँ या कहीं पर भी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. और टेंजेंट भी दो तरीके से ड्रॉ हो सकती है, इधर और इधर, मीन्स ऐसे और ऐसे. तो टेंजेंट ड्रॉ किधर करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कर्ल, जिधर कर्ल का डायरेक्शन, और कर्ल का डायरेक्शन क्या है, ये. जब करंट ऐसे अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो कर्ल किधर है, ये. तो सपोज करिए फिर मैंने ये होल्ड कर रखा है, ये थंब, और ये पॉइंट आप जो फिंगर का देख रहे हैं, ये पॉइंट पी है, और ये बिल्कुल इसके सामने आ रहा है प्लेन ऑफ बोर्ड में. तो यहाँ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इधर की तरफ करेंगे, और इधर की तरफ का मतलब इनवर्ड टू द बोर्ड. और मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड होता है और इनवर्ड होता है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से. तो इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और आप पेपर पे बना रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, एंड इनवर्ड अंदर की तरफ है, और जिसकी वैल्यू करंट एलिमेंट के लिए है तो डी वी सपोज करते हैं. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो और एक चीज और,
ये जो लाइन है, ये जो कंडक्टर है, ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ और ये जो रेडियल लाइन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, इनके बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है साइन थीटा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट एट अ पॉइंट इज, अब किन पे डिपेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। तो करंट कितना है? I है, हमें दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ dV इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जितनी लेंथ का ये एलिमेंट होगा तो मीन्स लेंथ बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट, it is directly proportional to the sine of angle between the radial line of observation point and the length of the element. Means length of element ये है dl और radial line of the observation point क्या है? ये r है। तो मीन्स इस वेक्टर r और dl के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये मैग्नेटिक फील्ड है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, ये तो वो टर्म है जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मीन्स I बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, dl बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, ये एंगल बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा। लेकिन डिक्रीज किसकी वजह से होगा? एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दिस, अब ये पता है आपको, इनको अगर हम मिक्स करें फ्रॉम above we have dV is directly proportional to I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये आपको ऑलरेडी पता है, जब भी किसी फॉर्मूले में, इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इक्वल पुट करना होता है तो वहां एक कांस्टेंट यूटिलाइज करना होता है। तो dV इज इक्वल्स टू, यहां जो कांस्टेंट आएगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ। और ये जो टर्म यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये इस टर्म की वैल्यू है वेयर म्यू नॉट this is called absolute permeability. Absolute permeability means permeability of the magnetic field in a space, in a vacuum, in a air. So its value is 4 pi into 10 to the power minus 7। और यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। तो ये वैल्यू इसकी है। तो दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ। तो आप समझ गए होंगे कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ। So according to the बायोट-सावर्ट law, the magnetic field due to a current carrying element is depend upon the current carrying by the element, the length of element, the distance between the element and the observation point, and the sine of angle between the length of element and the radial vector or the position vector of the observation point with respect to the element. Okay, तो ये तो लॉ हो गया। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी नोटिस कर सकते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आपको क्या पता है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलरेडी पता है। सो वी हैव टू राइट हियर dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज स्केलर, I is a scalar quantity, you know that, but dl एक्चुअली यहाँ पे क्या शो कर रहा है? dl लेंथ है, तो लेंथ नॉर्मली स्केलर होती है, बट यहाँ एक्चुअली जो लेंथ के टर्म में यूज किया जा रहा है वो बेसिकली करंट का डायरेक्शन लिया जा रहा है। करंट का डायरेक्शन का मीन्स ये है द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि करंट कैरी कर रहा है तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी करंट हो रहा है। और जो लेंथ हम इसकी अज्यूम करेंगे वही डायरेक्शन किसका होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो बेसिकली ये वेलोसिटी के लिए हमें यूज करना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ राइट कर सकते हैं मीन्स dl इज अ वेक्टर। ये एक सर्टेन डायरेक्शन है तो इसलिए वेक्टर है, और अपॉन दिस r स्क्वायर
and unit vector. Unit vector means this is the unit vector along the direction of magnetic field. और unit vector का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है. This is the formula, the vector r divided by the modulus of r. और जनरली हम मॉडुलस को, मैग्नीट्यूड को सिंपल सिंबल से यूज कर लेते हैं, हम कहीं भी ऐसे यूज नहीं करते हैं. जैसे यहाँ पे आपने लॉ में ऑलरेडी लिख रखा है आर स्क्वायर, तो इसको प्रॉपरली तो आपको वही लिखना चाहिए था, मॉड आर का स्क्वायर. लेकिन हम जनरली मॉड आर को सिर्फ आर से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो वी कैन राइट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर. तो जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं हमें क्या मिलता है. यहाँ हमें मिलेगा डी वी F equals to mu naught upon 4 pi I vector dl. ओके, यहाँ पर सॉरी साइन थीटा नहीं लिखा है अभी, साइन थीटा एंड आर कैप. ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे आई dl साइन थीटा और ये हो जाएगा आर क्यूब और वेक्टर आर. ठीक है ना. और इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा. ठीक है. जस्ट अ मिनट. तो यहां जब हमें मिल गया है डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर का मीनिंग क्या होगा? डीएल क्रॉस आर का मीनिंग होगा डीएल क्रॉस आर मीन्स साइन रिमूव हो जाएगा. तो हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है तो इस तरीके से लिखा है डीएल साइन. तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे डीएल क्रॉस लगा देंगे तो साइन रिमूव हो जाएगा, जिसका मीनिंग ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा. तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखना चाहिए हमें. तो वी कैन राइट दिस डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब. आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा कहाँ चला गया. लाइक वी हैव द वेक्टर a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा. सो हमने यहाँ क्या किया, यूनिट वेक्टर यूज किया, फिर यूनिट वेक्टर को रिप्लेस किया, फिर वेक्टर को रिप्लेस किया तो ये टर्म मिल गया dl क्रॉस r. और dl क्रॉस r को हम क्या लिख सकते हैं, dl r साइन थीटा. जब इसको ओपन करेंगे तो ये इसी टर्म में आ जाएगा जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है dl. और अगर इसको और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ठीक है. तो ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. तो अभी आपने देखा कि हमने बायोट-सावर्ट लॉ स्टडी कर लिया और इसकी ये बहुत यूजफुल लॉ है. और दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर आर क्यूब. इसको जब आप ओपन करेंगे ये फिर से आपको डीएल आर साइन थीटा मिल जाएगा. ठीक है, डीएल क्रॉस आर साइन थीटा आपको मिल जाएगा. तो ये वैल्यू जो है आपको रिमूव करने की नीड नहीं है. जनरल फॉर्म आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यही यूज होती है, वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज होता है. तो आप बिल्कुल क्लियर है यहाँ से डीएल क्रॉस आर मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ. कौन से दो वेक्टर्स के? परपेंडिकुलर टू द डीएल एंड परपेंडिकुलर टू द आर. इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा. मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर. जिस प्लेन में डीएल और आर है उसके परपेंडिकुलर होगा, जो यहाँ से दिख रहा है. जैसे कि मैंने डीएल बोर्ड के प्लेन में कंसिडर किया है, ये आर भी बोर्ड के प्लेन में कंसिडर किया है, और ये जो डी वी है ये इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है. तो जो दोनों ही के परपेंडिकुलर है मीन्स इस आर के भी परपेंडिकुलर है और इस डीएल के भी परपेंडिकुलर है. तो ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था बायोट-सावर्ट लॉ का, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे डेरिवेशंस करेंगे. मीन्स जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे. लाइक द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में मुझे जस्ट सिर्फ लॉ इंट्रोड्यूस कराना था, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. इतना बड़ा लॉ नहीं है, इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा व्हाट इज दिस लॉ. तो आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस लॉ, व्हाट इज द लॉ. सो नाउ
In our next class, we will discuss about the applications of Biot-Savart law. Till then, goodbye.